विराट कोहली सदी के सबसे बड़े प्लेयर माने जाते हैं, जिनके नाम 26,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स और 80 सेंचुरीज तक है। मगर जितनी शानदार परफॉर्मेंस उनकी टीम इंडिया के लिए रहती है, उतनी कमाल की परफॉर्मेंस वो अपनी फ्रेंचाइज टीम आरसीबी के लिए करते हुए नजर आते हैं। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल को भी डोमिनेट किया हुआ है, इतना कि वो आईपीएल के अब तक के हाईएस्ट रन स्कोरर है। मगर इन सब के बावजूद उनकी टीम आरसीबी का हाल उतना ही बुरा है। 3 बार की फाइनलिस्ट और एक भी बार आरसीबी का चैंपियन ना बनने के पीछे आखिर क्या रीजन है? जिस टीम के पास विराट कोहली जैसा प्लेयर हो और क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे अमेजिंग प्लेयर्स रहे हो, वो टीम पिछले 16 साल में एक भी बार आईपीएल की ट्रॉफी छू तक नहीं पाई। हर साल अपनी बॉलिंग और बैटिंग में चोक करने के लिए ट्रोल होने के बावजूद उनका हाल अब भी वैसा ही क्यों है? क्या इसके पीछे आरसीबी मैनेजमेंट की गलती है या फिर ये पूरी टीम सिर्फ विराट कोहली पे ही डिपेंड हो चुकी है? अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो भले ही एमआई या सीएसके टॉप पर हो, मगर एक भी ट्रॉफी ना होने के बावजूद इस टीम के जितना लॉयल फैन बेस किसी भी और टीम का नहीं है। पास्ट 15 इयर्स में चाहे टीम के साथ बुरा हुआ हो या फिर अच्छा, उनके फैंस ने हमेशा उनका साथ दिया है। सेकंड मोस्ट फॉलोड आईपीएल टीम ऑन इंस्टाग्राम के साथ साथ आरसीबी में ओवर द हिस्ट्री काफी आइकॉनिक प्लेयर्स भी रहे हैं, जैसे विराट कोहली, राहुल द्रविड़, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस गेल, केएल राहुल, युजवेंद्र चहल, शेन वॉटसन एंड एक्सेट्रा। आरसीबी हमेशा से अपनी बैटिंग के लिए जानी जाती है। इवन इतना कि आरसीबी फैंस विराट कोहली की बैटिंग से ज्यादा क्रिस गेल एंड एबीडी के दीवाने थे। मेजॉरिटी रिकॉर्ड्स आरसीबी के इसी फील्ड में है एंड इवन इस सीजन से पहले हाईएस्ट टीम स्कोर का रिकॉर्ड भी उनके नाम ही था, जो कि इस सीजन में एसआरएच ने तोड़ दिया। एंड ऑल्सो क्रिस गेल के माइंड ब्लोइंग 175 नॉट आउट के इंडिविजुअल स्कोर से लेकर मोस्ट सिक्सेस का रिकॉर्ड भी यही टीम ओन करती है। आरसीबी सालों से ही काफी कॉम्पिटिटिव रही है, भले ही वो 2009 हो या फिर 2016। आरसीबी ने कई मैचेस में डोमिनेटिंग वे में टीम्स को हराया भी है एंड इवन आरसीबी की मैक्सिमम पॉपुलैरिटी उनके प्लेयर्स की वजह से हमेशा टॉप पे रही है। मगर जब बात नॉकआउट्स की आती है तब खेल कुछ और ही होता है। इवन इन 2016 जहाँ पे आरसीबी की आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बेस्ट टीम थी, वहाँ पे भी आरसीबी एसआरएच से फाइनल में हार गई थी बाय जस्ट 8 रन्स। एंड ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल अभी भी फैंस के मन में रहता है कि आखिर आरसीबी आईपीएल जीतती क्यों नहीं है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरसीबी की मैनेजमेंट। आरसीबी के इस अनसक्सेसफुल जर्नी की सबसे बड़ी वीकनेस अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं खुद आरसीबी की मैनेजमेंट है। क्या कभी आपने ये सुना है कि आरसीबी की मैनेजमेंट ने एक ऐसे यंगस्टर को खरीदा जो उनके लिए एक बड़ा मैच विनर साबित हुआ हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि जो बाकी सक्सेसफुल टीम्स रही है उन्होंने ये काम बखूबी निभाया एंड इवन उन्होंने इंडियन टीम को कई सारे यंगस्टर्स तैयार भी करके दिए हैं। साल 2008 में आरसीबी को विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स ने $111.6 मिलियन में खरीदा था, जो कि आईपीएल की सेकंड हाईएस्ट बिड थी। उस टाइम से लेकर अब तक आरसीबी ने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे। अब आरसीबी की टोटल आईपीएल परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं। 2008 में आईपीएल का इनॉग्रल सीजन हुआ था एंड टीम के कैप्टन थे राहुल द्रविड़, जिन्हें आइकन प्लेयर का स्टेटस मिला था और वो आरसीबी के लिए आइकन प्लेयर भी थे। वो वाली आरसीबी की टीम काफी सारे नए एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स से भरी हुई थी। कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक राहुल द्रविड़ एंड अनिल कुंबले भी टीम को संभाल रहे थे, लेकिन वो सीजन उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया एज दे वन 4 आउट ऑफ 14 मैचेस ओनली एंड दे फिनिश्ड एट 7th पोजीशन व्हिच वाज एक्चुअली सेकंड लास्ट ऑन द पॉइंट्स टेबल। अगर देखा जाए तो फर्स्ट सीजन में उनकी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं थी, हालांकि अगला सीजन उनके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला था। 2009 में हमें आरसीबी की बेटर परफॉर्मेंस दिखी एज अपने दूसरे ही सीजन में आरसीबी ने फाइनल्स में अपनी जगह बना ली थी। उस टीम के कैप्टन थे केविन पीटरसन और केविन पीटरसन ने एज कैप्टन काफी अच्छी भूमिका निभाई थी। उस साल आरसीबी ने 8 मैचेस जीते आउट ऑफ 14 एंड इवन उन्होंने सेमीफाइनल्स में सीएसके जैसी टीम को हराकर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली थी। बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें 2009 में डेक्कन चार्जर्स से हार का सामना करना पड़ा और उस हार का मार्जिन इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन आरसीबी केवल 6 रन से अपनी पहली ट्रॉफी से चूक गई। फिर 2010 के सीजन में भी ये टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंची। इस बार उस टीम के कैप्टन थे अनिल कुंबले और अगर देखा जाए उन्होंने 3 सीजन में 3 बार अपने कैप्टन को बदल दिया था, विच इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। देन अगेन अपनी पुरानी हार को भुलाकर ये टीम 2011 में उतरती है एंड इस सीजन में भी आरसीबी ने 2009 की तरह काफी अच्छा परफॉर्म किया। डैनियल वेटोरी की कैप्टनसी में एज अ टीम तो कहना मुश्किल होगा, मगर इस टीम के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट उस साल क्रिस गेल ने किया था। वो आरसीबी के लिए एक बड़ा ब्रांड बनने वाले थे इन फ्यूचर, जिसकी शुरुआत तभी से हो चुकी थी एंड लेटर फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। लेकिन हर बार की तरह आरसीबी का लक उनके साथ नहीं था और अंडर परफॉर्म करने की वजह से उस मैच में उन्हें सीएसके से हार का सामना करना पड़ा। ये उनकी 4 साल में फाइनल के अंदर दूसरी हार थी। फिर 2012 से 2015 उनके लिए काफी एवरेज ईयर्स गए, जहाँ पे वे मैचेस तो जीत रहे थे मगर एज अ टीम प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जब बैटिंग चलती थी तो बॉलिंग फीकी पड़ जाती थी एंड जब टारगेट छोटा होता था तब टीम टारगेट को चेस तक नहीं कर पाती थी। 2012 और
2013 में 5th पोजीशन, 2014 में 7th और 2015 में 3rd पोजीशन पर थी आरसीबी। आरसीबी का 2015 सीजन कंपैरेटिवली पहले के कुछ सीजन से काफी अच्छा था, जिसमें से हमें अब भी एबी डिविलियर्स के वो 133 नॉट आउट इनिंग्स अब भी याद है। एंड उस टाइम पर इस टीम में मिचेल स्टार्क भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने थ्रू आउट द सीजन काफी अमेजिंग बॉलिंग भी करी थी। 2015 में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने के बाद उनका सामना एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स से हुआ, जो कि वो जीत गए, लेकिन वे क्वालिफायर 2 में सीएसके से हार गए। तो इन शॉर्ट आरसीबी काफी मेहनत कर गई, या तो बॉटम पे ही रह जाती थी या फिर अगर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर गई तो नॉकआउट्स में आकर हार जाती थी। मगर इस इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और इस चोक के पीछे आखिर क्या रीजन है? देन आता है 2016 का आईपीएल। ये सीजन आरसीबी के लिए वन ऑफ द बेस्ट सीजन में से एक था। यहाँ पे आरसीबी अपनी प्राइम फॉर्म में थी, जहाँ पे विराट कोहली की 4 सेंचुरीज से लेकर उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग 973 रन तक शामिल थे। अगर विराट कोहली के 2016 के हीरोइक्स के बारे में जानना है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। 2016 के इस सीजन में भी आरसीबी की बॉलिंग वीक थी, लेकिन बैटिंग काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आरसीबी वो मैचेस जीत पा रही थी। बॉलिंग में यूजी चहल ने आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स लिए थे और पर्पल कैप भी अपने नाम करी थी। बट अनफॉर्चुनेटली आरसीबी को फाइनल में एसआरएच के खिलाफ हार मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स उस सीजन में आरसीबी का बेस्ट चांस था टू विन आईपीएल ट्रॉफी, जो कि उन्होंने बैड लक और कई सारे रीजंस की वजह से गवा दिया। जिस बैटिंग पे आरसीबी को इतना गर्व था, उसी बैटिंग ने एंड में आके चोक कर दिया। इसके बाद की कहानी आरसीबी के लिए पूरी बिगड़ गई। 2017, 18, 19 आरसीबी के लिए नरक की तरह साबित हुए, जहाँ पे एक सीजन में आरसीबी को लगातार 6 मैचेस में हार तक मिली थी। आरसीबी ने इस पीरियड के दौरान काफी ब्लंडर्स करे, जिस वजह से उनकी और आईपीएल ट्रॉफी के बीच में और डिस्टेंस आ गया। एंड ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आरसीबी ने थ्रू आउट द सीजन्स ब्लंडर्स नहीं करे हैं। उन्होंने शुरू में छोटे मोटे ब्लंडर्स जरूर करे हैं एंड अभी भी करते हुए आ रहे हैं, जिसका नतीजा उन्हें हर सीजन में देखने को मिलता भी है। आरसीबी ने आईपीएल 2024 में 17.5 करोड़ देकर कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में शामिल किया। मगर क्या किसी ने सोचा कि मुंबई ने ग्रीन को ऐसे ही क्यों जाने दिया? लास्ट ईयर ग्रीन ने काफी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दी थी, जिस वजह से आरसीबी मैनेजमेंट ने ट्रेडिंग विंडो में ही ग्रीन को ले लिया, जिससे उनकी बैटिंग में डेप्थ बढ़ पाए। मगर फिर भी उन्होंने अपने बॉलर्स पे बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं किया और आरसीबी की बॉलिंग आप इस सीजन में देख ही सकते हो। इवन जिस कैमरन ग्रीन को उन्होंने 17.5 करोड़ देकर खरीदा था, वो भी इस आईपीएल में अभी तक टोटल फ्लॉप ही रहे हैं। आरसीबी उनका सही से यूज तक नहीं कर पा रही है। 2019 के ऑक्शंस में भी आरसीबी ने यही सेम चीज को किया था, जहाँ पे उन्होंने बैटिंग फोर्स फिटिंग करी और टीम की बॉलिंग जो कि पहले से ही वीक थी उसे और बेकार कर दिया। अब इसी एग्जाम्पल में एमआई या डीसी जैसी टीम्स को देख सकते हो। जिस ऑक्शन में आरसीबी ने 11.5 करोड़ देकर अल्जारी जोसेफ को अपनी टीम में लिया, उसी ऑक्शन में मुंबई ने केवल 4.5 करोड़ देकर दिलशान मधुशंका और 5 करोड़ देकर गेरार्ड कोएट्जी को अपनी टीम में ले लिया। तो क्या आरसीबी इन ऑप्शंस के लिए नहीं जा सकती थी? और हद तो तब हो गई जब 2022 के ऑक्शन में आरसीबी ने डेविड वार्नर के लिए बिड तक नहीं लगाई, जो कि दिल्ली कैपिटल्स में केवल 6.5 करोड़ में चले गए। यही सब सवाल आरसीबी फैंस एंड तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने उनसे हर साल पूछे हैं, जिसका जवाब आज तक किसी को भी नहीं मिल पाया है। आरसीबी जितना ज्यादा अपने स्क्वाड को ऑक्शन के दौरान बिगाड़ देती है, उतने ही वो अपने प्लेयर्स को रिलीज एंड रिटेन करते वक्त बिगाड़ देती है। आरसीबी ने सिराज एंड चहल में से सिराज को रिटेन कर दिया एंड चहल को रिलीज कर दिया। लेट मी क्लियर दिस, आई नो एंड आई एक्सेप्ट सिराज एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है एंड आरसीबी की बॉलिंग को कई हद तक कंट्रीब्यूट भी करते हैं, मगर उस टाइम पे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल 3 रिस्ट स्पिनर्स फॉर्म में थे, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव एंड रवि बिश्नोई। एंड जब चहल ने आरसीबी के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया और साथ में आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट्स भी लिए हो, तब आपने अपने मेन प्लेयर को ही जाने दिया, तो उस चीज का अंजाम आपको भुगतना ही था। चलो ये तो सिर्फ युजवेंद्र चहल की बात थी, मगर क्रिस गेल का क्या? आरसीबी ने क्रिस गेल को 2018 में रिलीज कर दिया था, वो भी बस कुछ सीजन की परफॉर्मेंस को लेकर। जो प्लेयर एक टाइम पे आरसीबी की बैटिंग में जान हो, उसे मैनेजमेंट ने ऐसे ही रिलीज कर दिया, रिजल्टिंग किंग्स 11 पंजाब टू बाय क्रिस गेल इन 2018 ऑक्शंस। और गेल ने उनके लिए काफी ताबड़तोड़ बैटिंग भी करी थी। भले ही गेल आरसीबी के लिए लॉन्ग टर्म एसेट ना होते, लेकिन 2018-19 वाली आरसीबी ऑलरेडी अपनी वर्स्ट फॉर्म में थी। 2016 के आईपीएल सीजन में सरफराज खान ने आरसीबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट बैटिंग करी और अगले ही सीजन यानी 2017 में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। यानी आरसीबी ने ग्रेट प्लेयर्स के साथ साथ यंगस्टर्स को भी रिटेन नहीं किया। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करी जाए तो विल जैक्स के पास ऑलमोस्ट सब कुछ है। 84 इनिंग्स में कंसिस्टेंट बैटिंग एंड उसमें भी 31 विकेट चटका देना, ये काफी अमेजिंग है। अगर उनके पावर प्ले स्टाइल
स्ट्राइक रेट को देखा जाए तो वो 163 का है और वहीं डुप्लेसिस का सिर्फ 139। एंड ये भी एक काफी बड़ा मेजर डिफरेंस है आरसीबी एंड बाकी चैंपियंस टीम में। एमआई, सीएसके, केकेआर जैसी सक्सेसफुल टीम्स में अगर आप देखोगे कितने ज्यादा यंगस्टर्स को उन्होंने शेप करके बड़ा प्लेयर बनाया है, जो कि आज के टाइम में इंडिया को कंट्रीब्यूट तक कर रहे हैं। लेकिन इन सभी फैक्टर्स के बावजूद अगर किसी सीजन में उन्हें एक बैलेंस और स्ट्रॉन्ग टीम मिल भी जाए तो उनका लक साथ नहीं देता है। अगर आईपीएल की सबसे अनलकीस्ट टीम की बात करी जाए तो मेजॉरिटी फैंस के माइंड में आरसीबी ही आएगी। आरसीबी ने सिंस 2008 आईपीएल के हर एडिशन में पार्टिसिपेट किया है, मगर किस्मत ने उनका साथ कभी भी नहीं दिया। मोस्ट ऑफ द सीजन्स में आरसीबी केवल नेट रन रेट की वजह से पीछे रह जाती है। इस टीम में हमेशा से जिस चीज की कमी रही है वो है टीम वर्क की। आरसीबी का हार्डली कोई एक आधा पुराना मैच ही होगा जिसमें पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया हो, वरना थ्रू आउट द सीजन आरसीबी की टीम 1, 2 या फिर मैक्सिमम 3 प्लेयर्स पे ही डिपेंडेंट रहती है। फिर भले ही वो 2010 में अनिल कुंबले हो, 2011-12 में क्रिस गेल या फिर 2016 में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, तब से ही ये टीम इन प्लेयर्स पे डिपेंडेंट रही है। और इस 2024 के आईपीएल में भी टीम विराट कोहली पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि और कोई आरसीबी का प्लेयर इतना चल ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ आरसीबी की जितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग रही है उतनी वीक बॉलिंग भी रही है। इवन आज ये नौबत तक आ गई है कि उनसे 197 का बड़ा स्कोर उनकी बॉलिंग से डिफेंड नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में एमआई वर्सेस आरसीबी के मैच में आरसीबी ने 196 रन्स बनाकर एमआई को 197 का टारगेट दिया एंड नॉट वेरी सरप्राइजिंगली एमआई ने वो टोटल सिर्फ 15.3 ओवर्स में ही चेस कर दिया। ऐसी वीक बॉलिंग होने की वजह से पूरी टीम का कंपोजिशन ही बिगड़ जाता है और बैलेंस ना होने के कारण वो टीम आगे के मैचेस भी नहीं जीत पाती है। आरसीबी अब तक ओवरसीज प्लेयर्स पे हेवीली डिपेंडेंट रही है। आप सब ये नोटिस कर सकते हो कि जो टीम आईपीएल जीतती है उनके मेजॉरिटी मैच विनर्स इंडियंस ही होते हैं, भले ही वो नेशनल टीम के लिए खेले हो या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुंबई इंडियंस 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, लेकिन उनके मेजॉरिटी मैच विनर्स इंडियंस ही रहे हैं, लाइक रोहित शर्मा, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, पंड्या ब्रदर्स एंड एक्सेट्रा। अगर मुंबई इंडियंस की 5 ट्रॉफीज के बारे में जानना है जो कि उन्होंने रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर जीती थी, तो चैनल पे ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो अपलोडेड है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो ये बात डिनाई नहीं की जा सकती कि मुंबई पे भी काफी अच्छे ओवरसीज प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने टीम को कई मैचेस जितवा के दिए हैं, लाइक लसित मलिंगा एंड कायरन पोलार्ड। बट आरसीबी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन प्लेयर्स तो मानो बैटिंग में ना के बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं। आप इस बात का अंदाजा इसी फैक्ट से लगा सकते हो कि आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन्स विराट कोहली के बाद 12 साल पहले इस टीम को छोड़ चुके द इंडियन लेजेंड राहुल द्रविड़ के हैं। यानी 2010 के बाद कोई और इंडियन नहीं आया जिन्होंने राहुल द्रविड़ से ज्यादा रन्स बनाए हो। एंड यू वोंट बिलीव राहुल द्रविड़ ने भी ऑलमोस्ट 1000 रन ही बनाए थे। ये दिखाता है कि कितना मैसिव डिफरेंस है आरसीबी के ओवरसीज एंड इंडियन प्लेयर्स में। 2012 से 2017 तक टीम ओपनिंग में विराट एंड गेल पे डिपेंडेंट थी और मिडिल ऑर्डर में एबीडी पर। हाँ, माना कि ओवरसीज प्लेयर्स काफी टैलेंटेड भी होते हैं, बट स्टिल ओवरसीज प्लेयर्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर्स पे ज्यादा ना डिपेंड होने के कई कारण है, जैसे कि उनका बीच में आईपीएल छोड़कर नेशनल साइड के लिए खेलने चला जाना। एंड ऑल्सो आईपीएल मैचेस में रेस्ट्रिक्शंस भी रहती है कि आप 4 से ज्यादा ओवरसीज प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं खिला सकते हो, तो इंडियन प्लेयर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट स्टिल हमें इंडियन बैट्समैन आरसीबी को कंट्रीब्यूट करते हुए नजर नहीं आते हैं, एंड जो कि साफ साफ बताता है कि आरसीबी यंग इंडियन टैलेंट में इन्वेस्ट करने का ट्राई ही नहीं करता है, खास करके बैटिंग में।